आज हम करते हैं कुषाण वंश, जिसमें कनिष्क जो है उसके बारे में हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है कुषाण जाति जो है उसका परिचय क्या रहा था कि चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुषाण लोग यूहची जाति की शाखा के थे और उत्तर पश्चिमी चीन में कानुस नामक प्रांत में रहते थे और हुणों ने यूहची के शक्तिशाली कबीले को पराजित कर पश्चिमी चीन से निकाल दिया। उसके बाद यह जाति अनेक खानाबदोश जातियों से संघर्ष करती रही, बैक्टीरिया और ऑक्सस नदी की घाटी में बस गई, किंतु अपने इस नवीन आवास में यह जाति अधिक काल तक नहीं ठहर सकी क्योंकि वुसुन जाति ने उसको वहां से खदेड़ दिया और विवश होकर यूहची लोग ऑक्सस नदी पार कर ताहिया या तुषार प्रदेश में प्रविष्ट हुए, जहां के अधिकांश निवासी व्यापारी थे और उनमें न तो दृढ़ राजनीतिक संगठन था और न उनकी प्रवृत्ति युद्ध करने की थी। फलतः उन्होंने यूकीची लोगों की अधीनता स्वीकार कर ली और यहाँ पर रहते हुए यूची लोगों ने अपनी शक्ति संगठित की तथा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अपने घुमक्कड़ जीवन का परित्याग कर स्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। और इस समय यूची जाति 5 भागों में विभक्त हो गई और प्रत्येक के ऊपर एक ही हु शासन करता था। और ईसवी शताब्दी के प्रारंभ में कुई सुआंग का राज्य कुषाण नामक शाही या सरदार को मिला और उसने शेष राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने अधीन कर लिया और एक विशाल राज्य का निर्माण किया। कुषाण की अधीनता में हो जाने पर समस्त यूची जाति को कुषाण कहा जाने लगा। इस प्रकार से कुषाण यूची जाति की ही एक शाखा थी। जिस कुषाण ने विशाल राज्य का निर्माण किया उसका नाम कुजुल कदफिश रहा था। अब हम कुजुल कदफिश के बारे में अध्ययन करते हैं कि कुजुल कदफिश के नेतृत्व में कुषाण जाति में एक दृढ़ राजनीतिक चेतना आ गई और कदफिश एक वीर योद्धा और कुशल नेता था। अपनी शक्ति संगठित करने के बाद उसने अपने घोड़े की बाग भारतीय सीमा की ओर मोड़ी और उसने हिंदू कुश पार किया और पार्थियन प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। और काबुल में जिस यूनानी सत्ता का सिक्का जमा हुआ था, कदफिश ने उसे उखाड़ फेंका और उसने दक्षिण अफगानिस्तान को भी जीत लिया। और उसने जिस साम्राज्य की स्थापना की वह ऑक्सस नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था और उसने महाराजा महंत तथा महाराजे धीराज की उपाधियां धारण की थी। उसके बाद में विम कदफिश कि कुजुल कदफिश का उत्तराधिकारी विम कदफिश अथवा कदफिश द्वितीय हुआ और कदफिश द्वितीय ने अपने पिता से प्राप्त राज्य का विस्तार किया और भारत में उसने संपूर्ण पंजाब और संभवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा और कुछ विद्वानों के अनुसार बनारस तक के क्षेत्र जो उनको जीत लिया था। वस्तुतः वह प्रथम कुषाण सम्राट था जिसके साम्राज्य की सीमाएं चीन और रोम के साम्राज्यों से मिलती थी और उसके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल आदि की आकृतियां मिलती है और इससे पता चलता है कि वह हिंदू शैव संप्रदाय का अनुयायी था। और उसकी अनेक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है जो उसने रोम से प्राप्त होने वाले सोने से बनवाई थी। और इस वंश का तीसरा महान शासक कनिष्क हुआ जिसको प्राचीन भारत में महान सम्राटों में गौरवशाली स्थान प्राप्त हुआ था। अब हम कनिष्क प्रथम जो कि गौरवशाली और महान सम्राट था उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात आती कनिष्क की तिथि, अर्थात वो कब गद्दी पर बैठा था, उसने कब से कब तक शासन किया था। इसके बारे में अलग अलग विद्वान जो अलग अलग मत देते हैं। डॉक्टर फ्लीट जो उनका कहना है कि कनिष्क ने दोनों कदफिशों के पहले शासन किया और उसने जिस नए संवत का प्रचलन किया था वह कालांतर में विक्रम संवत के नाम से जाना गया। और कनिंघम, हडसन तथा फ्रांके ने इस मत का समर्थन किया है कि मार्शल तथा स्मिथ के अनुसार कनिष्क का शासन लगभग 125 ईसा पूर्व अथवा 144 ईस्वी सन के प्रारंभ में हुआ और ईसा की द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में समाप्त हुआ। किंतु डॉक्टर राय चौधरी ने इस मत का खंडन किया कि फर्ग्यूसन, टॉमस बनर्जी, रैप्सन आदि अनेक विद्वानों के अनुसार कनिष्क ने 78 ईस्वी वाले उस संवत की स्थापना की थी जिसका नाम बाद में शक संवत पड़ा। और अधिकांश आधुनिक विद्वान कनिष्क संवत का समीकरण शक काल के साथ करते थे। डॉक्टर डीसी सरकार का कथन है कि यदि कनिष्क संवत का समीकरण शक काल के साथ स्वीकार कर लिया जाए तो कनिष्क के 78 ईस्वी सन से लेकर 101-102 ईस्वी तक शासन किया। और अधिकांश विद्वानों का मानना है कि कनिष्क का राज्यारोहण लगभग 78 ईस्वी में हुआ था। दूसरी बात आती कनिष्क की दिग्विजय कि सिंहासन पर बैठते ही कनिष्क ने
दिग्विजय की नीति को अपनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने कश्मीर की घाटी को अपने आधिपत्य में लिया और इस बात की पुष्टि कल्हण के विवरण जो उससे भी होती है और उसका कथन है कि कनिष्क के द्वारा कश्मीर में कई नगरों की स्थापना की गई और इसके बाद कनिष्क ने पश्चिम में पार्थियन नरेश को पराजित किया। चीन, तिब्बत और पंजाब के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अधिकार किया और पाटलिपुत्र के शासक को संधि करनी पड़ी और इस संधि के फलस्वरूप कनिष्क को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और दार्शनिक कवि अश्वमेघ से भेंट करने का अवसर मिला और अश्वघोष को कनिष्क अपने साथ अपनी राजधानी ले गया और वहां उसका राजकीय सम्मान किया गया। कनिष्क ने चीन के विरुद्ध भी युद्ध किया और इस युद्ध में पहले तो कनिष्क को असफलता ही हाथ लगी, किंतु बाद में उसने चीन के सम्राट को अपनी शर्तें मानने के लिए बाध्य कर दिया और इस युद्ध का विवरण हमें बौद्ध अनुश्रुति जो उनसे भी मिलता है और इस विवरण के अनुसार चीन देश का प्रसिद्ध सेनानायक पांचाऊ बड़ा वीर और सफल विजेता था और ईसा की पहली शताब्दी के अंतिम भाग में उसने काशगर, यारकन और खोतान पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया और कनिष्क जैसा महत्वाकांक्षी शासक पांचाऊ की बढ़ती हुई शक्ति को सहन करने वाला नहीं था। जब पांचाऊ कैस्पियन सागर के तट पर रोमन साम्राज्य की सीमा पर खड़ा था, कनिष्क ने चीनी सम्राट की भांति देवपुत्र की उपाधि धारण की और अपना एक दूत भेजकर चीनी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। पांचाऊ को कनिष्क का प्रस्ताव बहुत ही अपमानजनक लगा और उसने युद्ध की तैयारी कर ली। दूसरी तरफ कनिष्क ने अपने सेनानायक की अधीनता में 70,000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना पांचाऊ के विरुद्ध भेज दी। पांचाऊ ने इस सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया और कनिष्क को संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। अपने चीनी सम्राट को वार्षिक कर देना स्वीकार किया और पांचाऊ की मृत्यु के बाद कनिष्क ने अपनी पराजय का बदला लेने का निश्चय किया और एक शक्तिशाली सेना के साथ उसने चीन पर आक्रमण कर दिया। इस बार उसे सफलता मिली और चीन के सम्राट को वार्षिक कर भजने के अपमानजनक ऋण से मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, उसने काशगर, यारकन और खोतान के चीनी प्रदेशों को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके अलावा कनिष्क के साम्राज्य में भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, यारकन और खोतान निश्चित रूप से शामिल थे और भारत में उसके साम्राज्य में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, राजस्थान, मालवा, काठियावाड़ आदि शामिल थे। और अगर हम संक्षेप में देखें तो साम्राज्य जो था पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासान तक और उत्तर में खोतान से लेकर दक्षिण में कोंकण तक फैला हुआ था और उसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर रही थी। अगली बात आती कनिष्क का धर्म कि कनिष्क जो था वो पहले कौन से हिंदू धर्म जो उसको आपके वैदिक धर्म जो उसको मानने वाला था और कहा जाता है कि उसने कनिष्क की कीर्ति और उसकी विजय जो है उसकी अपेक्षा उसके द्वारा मुनि धर्म को राज्यश्रय प्रदान करने से कहा जाता है कि उसका कीर्ति जो और ज्यादा फैली। उसकी मुद्राओं तथा पेशावर अभिलेख से पता चलता है कि उसने संभवतः अपने शासनकाल के आरंभ में ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसीलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क भी पहले अशोक की भांति रक्त पिपासु और क्रूर था, किंतु बाद में उसने अपने किए हुए कार्य पर बहुत ज्यादा क्षोभ हुआ और उसने प्रायश्चित के रूप में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। और इस संबंध में कनिष्क प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष से भी प्रभावित हुआ था और उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में एक बौद्ध संघाराम का निर्माण कराया और यह बौद्ध विहार एक बौद्ध तीर्थ के रूप में 9वीं शताब्दी तक विद्यमान था, जबकि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वीरदेव ने इसकी यात्रा की थी और चीनी यात्री फायान और हेनसांग ने भी इसका उल्लेख किया। यद्यपि कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, किंतु उसके धार्मिक विषयों में अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया और कहा जाता है कि उसके साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के अनुयायी थे और उन सभी के प्रति कनिष्क ने धार्मिक निष्पक्षता और सहिष्णुता का व्यवहार किया था और उसके सिक्कों से उसकी धार्मिक निष्पक्षता जो उसका पता चलता है। और कनिष्क के द्वारा चलाए गए सिक्के 2 प्रकार के थे। एक प्रकार के सिक्के की लिपि यूनानी थी और दूसरे प्रकार के सिक्कों की लिपि ईरानी थी और इन सिक्कों पर यूनानी, ईरानी, हिंदू देवी देवता के चित्र हैं और इन देवताओं के नाम हेराक्लिस, सेरापीस, सूर्य, चंद्र, शिव, अग्नि आदि है और उसकी राजसभा को सभी धर्मों के अनुयायी गुणवान व्यक्ति जो अलंकृत किया करते थे।